नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ताज केयर इंस्टीट्यूट के जीके के टॉपिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे यहां से आज लेना शुरू करूंगा। तो इसी के अंतर्गत आप देखिए राजस्थान हिस्ट्री मैं बात करूंगा आप लोगों से किसकी, राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में लेकर आपके लिए आया हूं यहाँ पर। तो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ एक ही बहुत ही शानदार टॉपिक 1857 की क्रांति। ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति। ध्यान दीजिएगा, क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब होता है उलटफेर या परिवर्तन। तो 1857 की क्रांति के समय यानी 1857 ईस्वी सन में भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। ये परिवर्तन जो था ये आकस्मिक नहीं था, ये परिवर्तन आकस्मिक नहीं हुआ था, इसकी रूपरेखा धीरे धीरे रखी गई थी। ध्यान दीजिएगा, हुआ क्या था। मैं प्रारंभ से बात करूंगा आपको। 1857 की क्रांति जो हुई उसके क्या क्या कारण हो गए थे और ये किस कारण से इस समय पर हुई थी। ध्यान दीजिएगा, आप देखते हैं कि भारत हमारा जो देश है, अभी हमारा जो देश है भारत, वो भारत देश जो है यहाँ पर प्रारंभ से ही राजा राज करते हैं। भारत में कौन राज करते हैं? प्रारंभ से ही राजा यहाँ पर राज किया करते थे। और ये जो राजा होते थे, इन राजाओं को जो शक्तिशाली राजा होते थे, यानी कहे कि मजबूत राजा, यानी कि जो दूसरे राजा होते थे वो क्या करते थे? अपनी शक्ति के बल पर इन राजाओं को पराजित कर देते थे और पराजित करके और इनके स्थान पर वो लोग क्या करने लग जाते थे? शासन करने लग जाते। तो राजतंत्र में क्या होता है? जो पावरफुल होता है, जो शक्तिशाली होता है, वो किसी भी कमजोर राजा पर आक्रमण करके उसको पराजित कर लेता है और उसके क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में मिला लिया करता था। तो आप देखिए इसी क्रम में भारत में ये जो राजा हुए थे, इसी क्रम में आप देखिएगा, मैं एक ऐतिहासिक युद्ध बता रहा हूं आपको। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध। तो इस तराइन के द्वितीय युद्ध में तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या हुआ था? ये युद्ध किस किस के मध्य हुआ था मित्रों? तो ये युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अजमेर के शासक, अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और वर्षे मोहम्मद गोरी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। ध्यान देना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने चालाकी का सहारा लेते हुए पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया और पराजित करके इनको क्या कर देता है? मार देता है। तो ऐसे हालत में ये जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ये अजमेर और दिल्ली के शासक थे। तो अजमेर और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? मोहम्मद गोरी का। अजमेर और दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया था? तो मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। अब आप देखिएगा, इस मोहम्मद गोरी ने इस अजमेर और दिल्ली का जो शासन था वो अपने सेनापति कुतुबुद्दीन, इसका सेनापति कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुस्लिम सल्तनत की, गुलाम वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिसको आप मुस्लिम सल्तनत भी कहते हैं। 1206 मुस्लिम सल्तनत का प्रारंभ किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके मार दिया और अजमेर और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और इसने अपने सेनापति, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को अजमेर और दिल्ली का शासक बना दिया था और मोहम्मद गोरी वापस गद्दी चला गया था। तो ऐसे हालत में भारत में किस वंश की स्थापना हो गई थी? गुलाम वंश, जिसको हम क्या कहते हैं? मुस्लिम सल्तनत की का प्रारंभ हो गया था। अब आप देखिएगा, ये जो मुस्लिम सल्तनत थी, गुलाम वंश था, ये चला था 1526 तक। कहां तक चला था ये भारत में? 1526 तक। दिल्ली में गुलाम वंश चल रहा है, मुस्लिम सल्तनत का चल रहा है। और कब तक चला है ये? 1526 तक। अब 1526 में एक घटना हुई थी। 1526 में क्या हुआ था कि 1526 जो था उसमें अब ये बाबर आया था। 1526 में बाबर ने बाबर जो था उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में गुलाम वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी।
तो इस इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया था। इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? पराजित। इब्राहिम लोदी यहां पर पराजित हो गया था। किसने पराजित किया है? तो बाबर ने। और इसी बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अब आप देखते हैं कि मुगल साम्राज्य चला बाबर से स्टार्ट हुआ। बाबर के बाद इसके वंशज आए, जिसमें आप नाम जानते हैं, हुमायूं। बाबर के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? हुमायूं बना। हुमायूं के बाद कौन हो गए? तो हुमायूं के बाद उसका पुत्र आ गया अकबर। हुमायूं के बाद यहाँ का मुगल सम्राट कौन बना था? अकबर। अकबर के बाद कौन बना था? तो जहांगीर। जहांगीर के बाद कौन बना था? तो शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन आया था? तो औरंगजेब आया था। शाहजहां के बाद मुगल सम्राट कौन बना था? औरंगजेब। और अभी ये औरंगजेब जो है, ये मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासक माना जाता है। मुगल साम्राज्य का अंतिम प्रतापी शासक कौन है? औरंगजेब। और इसी औरंगजेब के शासन काल में, इसी टाइम पीरियड में, इसके शासन काल के अंत में अभी एक मराठा शक्ति, मराठा पावर जो थी वो अब ये दक्षिण भारत में पूरी तरह से अपने पैर पसार चुकी थी। मराठा पावर अब ये मालवा तक, राजस्थान के बिल्कुल चित्तौड़ के नीचे मालवा का पठार, जहां पर मालवा जनजाति के लोग रहते हैं, तो मालवा तक, दक्षिण भारत में लेकर मालवा तक इनका अधिकार हो गया था, मराठाओं का अधिकार हो गया था। तो इधर आबेगरे की जो मुगल साम्राज्य था, ये तो पतन की ओर जा रहा था औरंगजेब के बाद से, और इधर ये जो मराठा थे, ये क्या होते जा रहे थे? ये शक्तिशाली होते जा रहे थे, पावरफुल होते जा रहे थे। मराठा क्या होते जा रहे थे? शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो अब ये जो मराठा थे, ये मराठा जो थे, इनका राजस्थान की ओर रुझान हुआ। मराठा जो थे ये राजस्थान की ओर घुसे, और अभी क्या इन्होंने सबसे पहले तो बूंदी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, और इसके बाद ये मराठा राजस्थान में घुस गए। अब मराठा जो इधर, मुगल साम्राज्य तो पतन की ओर जा रहा है, मुगल साम्राज्य का तो पतन हो गया, और इसके बाद भारत में मराठा शक्ति जो थी वो पनप रही थी, पूरी बहुत से फलीभूत हो रही थी। तो ये जो मराठा थे, ये मराठा जो थे उनका राजस्थान में आगमन हुआ, राजस्थान में घुस गए। अब राजस्थान में आए तो राजस्थान में पहले तो प्रारंभ में तो किस लिए आए थे? राजाओं की मदद करने के लिए। अब मदद करते करते देखिएगा धीरे धीरे मराठा क्या करने लग गए? राजस्थान के विभिन्न शासकों से अभी क्या इन्होंने शासकों के साथ साथ बड़े बड़े सेठ साहूकारों को भी नहीं छोड़ा। बड़े बड़े सेठ साहूकार जो हुआ करते थे, उनसे भी ये लोग क्या करने लग गए? हफ्ता वसूली करने लग गए। खिराज, मराठा जो थे वो क्या वसूल करते थे? खिराज, जिसको चौथ वसूली कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? चौथ वसूली। और इसे खिराज को सरदेश मुखी भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सरदेश मुखी। तो मराठा जो थे वो राजस्थान के विभिन्न राजाओं से, सेठ साहूकारों से क्या वसूल करने लग गए थे? खिराज, जिसको हम कहते हैं चौथ वसूली या सरदेश मुखी वसूल करने लग गए थे। मतलब कहूं तो आज की भाषा में, कहूं फिल्मों की भाषा में, तो प्रोटेक्शन मनी। कौन मनी? प्रोटेक्शन मनी, जिसको हम हफ्ता वसूली कहते हैं। तो ये मराठा जो थे राजस्थान में विभिन्न राजाओं से और ये सेठ साहूकारों से क्या करने लग गए थे? हफ्ता वसूली करने लग गए थे। अभी ये जो हफ्ता वसूली करते थे, ये किस प्रकार से करते थे? ये क्या करते थे? जैसे ए और बी नाम के दो राजा हैं, ए और बी नाम के दो राजा हैं, या मान लीजिए कि ए नाम का कहीं का राजा है, ए कहीं का राजा है, तो ये जो ए राजा है तो ये बी के पास जाते थे। एक राजा है तो क्या करते थे मराठा? इस बी के पास जाते थे और बी से बोलते थे कि भाई आपको राजा बनना है क्या? दोनों भाई है ए और बी, तो ए बड़ा भाई है तो वो राजा बन गया। अब ये जो बी है इसके पास जाएंगे मराठा और इससे बोलेंगे भाई तुझे भी राजा बनना है क्या? तो बी बोलेगा कि हाँ बनना है, तो लाओ 10 लाख रुपए। अभी क्या मराठाओं ने इससे क्या ले लिया? धन ले लिया, पैसे ले लिए। किससे ले लिए? बी से धन ले लिया। अब पैसे ले लिए और पैसे लेकर इन्होंने क्या किया? इस बी को सेना की मदद की और बी ने मराठाओं की सेना की मदद से इस ए नाम के राजा को पराजित कर दिया। ए नाम के राजा को क्या कर दिया इन्होंने? पराजित कर दिया। अब पराजित कर दिया तो ऐसे हालत में बी नाम का राजा, बी बन गया राजा। इस ए की जगह अब राजा कौन बन गया? तो ये बी बन गया राजा। ये तो खत्म हो गया और बी की जगह, ए की जगह बी राजा बन गया। अब ये मराठा जो है वो ए के पास भी जाएंगे, इस ए को भी नहीं छोड़ने वाले। ए के पास जाएंगे और ये ऐसे बोलेंगे कि भाई तूने हमसे युद्ध किया है तो युद्ध में हमारा बहुत सारा खर्चा हुआ है, तो तू क्या देगा? युद्ध का हर्जाना देगा। क्या देगा तू? युद्ध का हर्जाना। तो ये ऐसे भी पैसा वसूल कर लेते थे। बी के साथ लड़कर के ए को हरा दिया और हराने के बाद बी ने तो पैसा दे ही दिया, पर अब ये ए के पास भी जाएंगे और ए को क्या करेंगे? उससे भी कहेंगे कि हमारे युद्ध के कारण बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है तो तू युद्ध का क्या दे? हर्जाना।
दे देगा। अब उसकी मजबूरी हो कि उसको हर्जाना देना पड़ा। अब थोड़ा टाइम तो ये शांत रहेंगे, फिर वापस ए के पास जाएंगे कि भाई तुझे राजा बनना है क्या? तो ए बोलेगा कि हाँ। तो ए अब ऐसे मांग, ऐसे ले लेंगे ये धन, अब ऐसे ले लेंगे धन और बी के ऊपर आक्रमण कर देंगे और बी को पराजित कर देंगे और फिर ए को राजा बना देंगे और फिर अब बी के पास भी जाएंगे, भाई तेरी वजह से हमारे युद्ध में बहुत सारा खर्चा हुआ है तो इससे भी युद्ध का खर्च हर्जाना ले लेंगे। तो इस टाइप से तरह तरह के हथकंडे अपनाकर ये राजस्थान के राजाओं से क्या कर रहे थे? सरदेशमुखी किराया जिसको हम कहते हैं चौथ वसूली कर रहे थे, इनसे पैसे ले रहे थे। तो ऐसे कारण देखिएगा हुआ क्या कि राजस्थान के जो राजा थे वो इस मराठा शक्ति से परेशान हो गए। राजस्थान के जो राजा थे वो क्या थे? मराठाओं के आतंक से परेशान हो चुके थे। अब ऐसी हालत में आप देखिएगा कि हुआ ऐसा कि भारत में मराठा शक्ति के साथ साथ अंग्रेज भी यहां पर पावरफुल हो चुके थे। मराठा शक्ति के साथ साथ अंग्रेज भी क्या हो चुके थे? यहां पर पावरफुल हो चुके थे, यानी कि ये दो शक्तियां भारत में पनप चुकी थी। तो ऐसी हालत में मराठा और अंग्रेजों की लड़ाइयां होती रहती थी। तो कई बार तो अंग्रेज हावी रहते थे, कई बार मराठा हावी रहते थे। तो ऐसी हालत में अंग्रेज जो थे उन्होंने आप देखिएगा 1803 के आसपास की बात है, 1803 के आसपास राजस्थान के विभिन्न राजाओं से इन्होंने बातचीत की। राजस्थान के विभिन्न राजाओं से बात की और इनसे कहा कि आप क्या करो, हमसे संधियां करो। आप लोग क्या करो, हमसे संधियां कर लो। और संधियां किसके विरुद्ध करनी है? तो मराठाओं के विरुद्ध। किसके विरुद्ध करनी है संधियां? तो मराठाओं के विरुद्ध संधियां करनी। तो ऐसी हालत में आप देखिएगा कि यहां पर ये जो मराठा थे ये राजस्थान के शासकों के शत्रु बन चुके थे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर अपना आतंक मचा रखा था, सरदेशमुखी हफ्ता वसूली करते थे। तो ऐसी हालत में अंग्रेज जो थे उन्होंने जब राजस्थान के राजाओं को ऑफर दिया कि आप हमसे क्या कर लो, संधिया कर लो। किसके विरुद्ध करनी? तो मराठाओं के विरुद्ध। तो ऐसे हालत में जो राजा हमारे राजस्थान के मराठा दुश्मन थे, तो ऐसे हालत में इन दुश्मनों के कहूं कि दुश्मन के दुश्मनों से यानी अंग्रेजों से राजस्थान के राजाओं ने संधियां करना प्रारंभ कर दिया था। तो आप देखिए 1803 में सबसे पहले जो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों से सहायक संधियां की थी उसमें एक तो था भरतपुर और एक था करोल। भरतपुर और करोल ने सबसे पहले जो संधियां की वो किसने की है? भरतपुर और करौली ने। दो राज्यों ने, पूरी राजस्थान के दो राजाओं ने, भरतपुर और करौली के राजाओं ने अंग्रेजों से क्या कर ली थी? संधियां कर ली थी। अब हुआ ऐसा कि इसी क्रम में ये संधियां आगे बढ़ी। तो आगे बढ़ते बढ़ते 1817-18 में राजस्थान की सभी रियासतों ने भी अंग्रेजों से क्या कर ली? संधियां कर ली, सिरोही को छोड़कर इसके बाद भरतपुर और करौली ने तो सबसे पहले 1803 में संधियां की। उसके बाद 1817-18 में राजस्थान की जो अन्य रियासतें बच रही थी उन सभी रियासतों ने भी क्या कर ली? अंग्रेजों से संधियां कर ली। अब इसके बाद एक रियासत बची थी आपकी सिरोही। तो सिरोही ने सबसे लास्ट में, अंत में सिरोही ने संधियां की। अंग्रेजों से संधि की सबसे लास्ट में किसने? सिरोही ने। तो इस प्रकार अभी 1803 से लेकर 1823 तक राजस्थान की विभिन्न शासकों के राजाओं ने, विभिन्न रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी। बात क्या थी संधि करने का? संधि का मसौदा क्या था? संधि की बात यह थी कि जब राजाओं पर मुसीबत आएगी तो अंग्रेज मदद करेंगे और अंग्रेजों पर मुसीबत आएगी तो राजा मदद करेंगे। अच्छी बात है, दोनों ने मिलकर क्या कर ली? सहायक संधियां कर ली। अब सहायक संधियां हो गई। तो ऐसे हालत में अब आप देखिएगा कि ये जो मराठा थे, ये मराठा इन संधियों के बाद मराठा आतंक भी क्या हो गया था? एक तरह से धीरे धीरे समाप्त हो गया था। पर अब जो थे बात ये थी कि यहाँ पर अंग्रेजों पर तो कोई मुसीबत आनी नहीं थी। इसके बाद अब मुसीबत किस पर आनी थी? राजाओं पर मुसीबत आनी थी। तो उसके लिए अंग्रेज क्या करते थे? इन राजाओं को सेना देते थे। इन राजाओं को क्या देते थे? सेना देते थे। और सेना देते थे तो प्रारंभ में तो इन्होंने अच्छे से नियम बनाए थे कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, साथ ही आपसे इसके बदले में कोई धन नहीं लेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने देखा कि मराठा शक्ति खत्म हो चुकी है और अब पावरफुल अंग्रेज हो गए पूरी तरह से, तो ऐसे हालत में ये जो अंग्रेज थे ये अपनी सैनिक सहायता के बदले राजाओं से धन मांगा करते थे। राजा से क्या मांगा करते थे? धन मांगा करते थे। तो ये धन राजा जो है ये धन कहां से लाता है? अभी ये धन लेकर आता है राजा कहां से? जनता से, टैक्स के रूप में। जनता से क्या वसूल करता है राजा? टैक्स। अब टैक्स के रूप में धन वसूला करता था। तो ऐसे हालत में अगर राजा ने इन अंग्रेजों को आधा टैक्स यानी आधा पैसा दे दिया
तो राजा के पास तो कुछ भी नहीं बचा बेचारे के पास। तो ऐसे हालत में इसने क्या किया, जनता पर टैक्स बढ़ा दिया। जनता पर क्या बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। और ये सब किस कारण से हो रहा है, इन अंग्रेजों के साथ जो संधियां की है, जो सहायता कर रहे हैं उस कारण से। तो राजाओं पर टैक्स बढ़ गया। अब टैक्स बढ़ गया तो ये देखो भार पड़ा किस पर, राजस्थान की जनता पर, हमारे देश की जनता पर ये भार बढ़ गया टैक्स का। और किसकी वजह से बढ़ा है ये, तो अंग्रेजों की वजह से। अब हुआ ऐसा कि यहां पर जनता तो रोती रहती, जनता पर टैक्स बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं थी, जनता तो रोती रहती, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसके बाद एक समय आया 1848 का। इसके बाद एक समय आया, कौन सा समय आया है, 1848, 1848, 1848। 1848 में अंग्रेज एक नया कानून लेकर आए थे, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस, एक नया कानून लेकर आए अंग्रेज, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस जो है, इसको हमारे इतिहासकार कहते हैं राज्य हड़प नीति। तो हमारे इतिहासकार क्या बोलते हैं, राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति के मसौदे तैयार किए गए, और इसी राज्य हड़प नीति, ये जो राज्य हड़प नीति थी, इस पर राजस्थान के विभिन्न राजाओं से क्या करवा ली इन्होंने, साइन करवा ली। अब राज्य हड़प नीति जो थी, इसमें 20 धाराएं थी, लेकिन इसकी प्रमुख धारा कौन कौन सी थी, तो आप देखिए, एक तो थी गोद निषेध प्रथा। एक तो कौन सी थी, गोद निषेध प्रथा। और दूसरी कौन सी थी, तो कुशासन, कुशासन का आरोप। यहां पर अंग्रेजों ने राजाओं से साइन करवा रखे कि यदि कोई राजा है और वो मरते समय उसके कोई संतान नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकते, उसके राज्य को अंग्रेज राज्य में मिला दिया जाएगा। आपको एक उदाहरण दूं जिसको आप सभी लोग जानते हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का राज्य अंग्रेजों ने गोद निषेध प्रथा के तहत ही हड़प लिया था। फिर कुशासन का आरोप, तो अभी किसी भी राजा पर अंग्रेज क्या करते थे, कुशासन यानी बुरा शासन, तुझे तो राज करना ही नहीं आता का आरोप लगाकर उसका भी राज्य हड़प लिया करते थे। तो अभी ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस यानी राज्य हड़प नीति थी, इस कारण अब कौन परेशान हो गया, राजा। कौन परेशान हो गए, राजा। तो ऐसी हालत में आप देख रहे हो, पिछले पेज पर मैंने बताया आपको कि इस टैक्सों के माध्यम से अंग्रेजों की वजह से जो टैक्स बढ़ा है उससे तो जनता परेशान हो रही है। और अब ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस यानी राज्य हड़प नीति लेकर आए अंग्रेज, इससे कौन परेशान हो रहा है, राजा। तो इस तरह से कहा जाए कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति यानी कोई छोटा से छोटा व्यक्ति, गांव जनता, गरीब जनता और बड़े से बड़ा व्यक्ति यानी राजा, सभी लोग राजा अंग्रेजों की नीतियों से क्या हो गए थे, परेशान हो गए। तो एक कारण तो ये भी हो गया। ध्यान रखना 1857 की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण जो है वो क्या है, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस नीति। अब आप देखिएगा, इसके बाद एक कारण तो ये हो गया कि यहाँ के राजाओं ने सोचा, यहाँ के लोगों ने सोचा कि जो अंग्रेज हैं इनको मार देना ये क्या है, रास्ता है इन अंग्रेजों से बचने का, इनके दमन से बचने का। इनको अभी के कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसे हालत में इन भारत के सभी लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। क्या बनाई योजना, क्रांति की योजना, 1857 की क्रांति की योजना बनाई। अभी के एक कारण तो ये हो रहा है यहाँ पर राज्य हड़प नीति। फिर आपसे बात करूं तो अभी ये सैनिक विद्रोह भी था, सैनिक। तो अभी के जो भारत के रहने वाले कई सारे जो लोग थे, भारत के जो मूल निवासी थे, वो ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजी सेना में शामिल हो गए थे, नौकरियां करते थे ब्रिटिश सरकार की। तो ऐसे हालत में ये जो भारतीय सैनिक होते थे, इनके साथ भी आप देखिएगा अंग्रेज जो थे वो भेदभाव करते थे। क्या करते थे, इनसे भेदभाव करते थे। और साथ ही साथ अब ये भेदभाव भी ऐसा कि अगर मान लो कोई भारत का रहने वाला कोई अधिकारी है, भारत का रहने वाला कोई सेना में अधिकारी बन गया, तो वो उस छोटे अधिकारी को जो अंग्रेज है उसको उल्टा सलाम करेगा। यानी अगर भारत का कोई बड़ा अधिकारी है तो उसको पेमेंट भी कम मिल रहा है, और अंग्रेज अगर छोटा है और तो उसको भी पेमेंट भी ज्यादा मिल रहा है, जबकि भारतीयों को कम पेमेंट मिल रहा है। और कहूं कि इन सैनिकों के साथ भी दुर्व्यवहार भी होता है। कैसे कि मान लीजिए कोई कांस्टेबल है जो अंग्रेज है, और कोई अगर भारतीय है वो ऐसा ही है, तो लेकिन वो भारतीय जो है, जो ऐसा ही वो कांस्टेबल को सलाम करेगा। बहुत बड़ा भेदभाव भी हो रहा था। तो ये एक सैनिक कारण भी हो जाता है यहाँ पर। फिर इसके अलावा अभी के इस समय पर भारत में कई सारे बड़े बड़े कवि हुए, उनकी कविताओं ने देश में राष्ट्रीयता की भावना, कविताओं से आप जानते हैं ना, कविताओं से राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना फैलती गई। देश प्रेम की भावना हमारे देश में मतलब राष्ट्रीयता का संचार होने लग गया। कविताएं भी हमको जोश भर देती है, तो राष्ट्रीयता की भावनाएं भरने लगी। ऐसे कई सारे कारण हो गए थे कि अब 1857 की क्रांति होनी थी। ध्यान दीजिएगा, ये जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति को वीर सावरकर ने भारत का पहला
भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? भारत का पहला क्या कहा है? स्वतंत्रता संग्राम। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो वीर सावरकर ने। 1857 की जो क्रांति थी उसे क्या कहा जाता है? भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। अब आप देखिएगा, ये स्वतंत्रता संग्राम करने के लिए भारतीय लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाकर 31 मई 1857 31 मई 1857 की तिथि निर्धारित की थी। क्रांति प्रारंभ करने के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की थी इन्होंने? 31 मई 1857। और इस क्रांति को प्रारंभ करने की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की थी। और इस क्रांति का प्रचार प्रसार करने के लिए, क्रांति को पूरे भारत में वायरल करने के लिए अब एक कमल और रोटी को प्रचार का माध्यम बनाया था। लोग अपने झोलों में रोटी और कमल लेकर जगह जगह घूमते थे, लोगों को क्रांति के बारे में बताते थे कि हम लोगों को 31 में 1857 को क्या करनी है? क्रांति प्रारंभ करनी है। जो भी अंग्रेज मिले, बच्चा मिले, बूढ़ा मिले, आदमी मिले, औरत मिले, कोई भी मिले, क्या कर देना है? इसको मार देना है। और इसका प्रचार किसके माध्यम से किया? कमल और रोटी के माध्यम से। तो इस प्रकार क्रांति की तारीख, क्रांति की रूपरेखा बन चुकी थी कि 31 में 1857 को हमको क्या करनी है? क्रांति करनी। पर हुआ ऐसा कि एक घटना हो गई बीच में। क्या हुआ? बीच में एक घटना हो गई। ध्यान रखना, क्रांति के लिए तिथि निर्धारित की इन्होंने क्या? 31 मई 1857। और प्रचार का साधन क्या है, माध्यम क्या है? तो कमल और रोटी। अब आप देखना, ये प्रचार की सूचनाएं हो चुकी थी, चारों तरफ क्रांति प्रारंभ करने के लिए प्रचार प्रसार हो रहा था, सब लोग तैयार बैठे थे। लेकिन हुआ ऐसा कि एक घटना हो गई थी बीच में। घटना हो गई थी कहां पर? बैरकपुर छावनी। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी जो थी, यहां पर थी 34वीं रेजिमेंट। यहां पर कौन सी रेजिमेंट थी? 34वीं रेजिमेंट। 34वीं रेजिमेंट का एक सैनिक था, और इस 34वीं रेजिमेंट का जो सैनिक था उसका नाम था मंगल पांडे। 34वीं रेजिमेंट का जो सैनिक था वो कौन था आपका? मंगल पांडे। तो इस मंगल पांडे, ये जो मंगल पांडे था, इस मंगल पांडे ने, आप देखिएगा, भारतीय सैनिकों को एक बंदूक दी जाती थी। मैं यहां लिख देता हूं, भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली एक बंदूक थी, इसका नाम था एनफील्ड। एनफील्ड नामक बंदूक दी जाती थी। तो ये जो एनफील्ड बंदूक थी, इस एनफील्ड बंदूक पर, इन एनफील्ड बंदूक के जो कारतूस होते थे, गोलियां होती थी, उस पर गाय व सुअर की चर्बी, उस पर क्या लगा होता था? गाय व सुअर की चर्बी। किसकी चर्बी है ये? गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। मतलब उस कारतूस को चिकना करने के लिए, उस टोपी को खोलने के लिए गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। तो ऐसे हालत में आप देख लीजिए, कितना भी मांसाहारी हिंदू हो, वो गाय किसी भी हालत में नहीं खाएगा कभी भी। और मुस्लिम धर्म में अगर मांस चलता है, लेकिन फिर भी वो सुअर को कभी नहीं खाएंगे। अगर किसी मुस्लिम ने सुअर खा लिया तो इसका मतलब वो मुस्लिम नहीं रहा, और किसी हिंदू ने गाय खा ली तो वो कभी हिंदू नहीं माना जाएगा। तो ऐसे हालत में हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना को आहत करने वाला इस चर्बी वाला कारतूस आया था। तो इसी एनफील्ड बंदूक के कारतूस के चक्कर में इस मंगल पांडे जो था, इसने अपने 2 अधिकारी मेजर बाग और ह्यूसन को मार दिया था। तो ये 29 मार्च को घटना हुई थी, और मंगल पांडे को 8 अप्रैल को ही फांसी पर लटका दिया गया। उसको कब फांसी पर लटका गया था? 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे जिसने इस चर्बी वाले कारतूसों का सबसे पहले विरोध किया था, तो इसके इसी विरोध के कारण इसने अपने 2 अधिकारियों मेजर बाग और ह्यूसन को मार दिया था। इसी कारण इसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी। अब इधर तो इसको फांसी लग गई, इधर दिखेगा इसके बाद क्या हुआ था। हमारे देश में घटना हुई मेरठ छावनी। कहां पर घटना हुई थी? मेरठ छावनी में। अब मेरठ छावनी में क्या हुआ था कि ये जो आपके एनफील्ड बंदूक जो थी, इसके जो कारतूस थे, इसके बारे में प्रचार प्रसार हो चुका था कि इसमें चर्बी, गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो ऐसे हालत में ये हिंदू और मुस्लिम धर्मों को क्या करना चाहते हैं? खत्म करना चाहते हैं। अंग्रेजों के ऊपर आरोप लगाया, और खत्म करके क्या करना चाहते हैं? हम सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो ऐसे हालत में मेरठ छावनी जो थी, उसमें लगभग 100 सैनिकों ने क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। इस कारतूस बंदूक को नहीं चलाने, मतलब चलाने से मना कर दिया था। तो उन 100 सैनिकों पर क्या हुआ? उन 100 सैनिकों पर आप देखिएगा ब्रिटिश सरकार ने केस चलाया। ब्रिटिश सरकार ने क्या चलाया? केस चला उन पर, क्योंकि सैनिक जो होते हैं उनको अपने अधिकारों की बात मानना आवश्यक है। अब इन्होंने जो 100 सैनिक थे, उन्होंने मेरठ छावनी के 100 सैनिकों ने सरकार का आदेश नहीं माना,
तो अभी उसमें से क्या हुआ था कि 95 सैनिकों को 100 में से 95 सैनिकों को ब्रिटिश सरकार ने जेल भेज दिया था। ब्रिटिश सरकार ने कहां भेज दिया था? जेल भेज दिया था। तो अब ये जो सैनिक थे मेरठ छावनी के, इन सबको कहां भेज दिया? जेल भेज दिया। अब हुआ ऐसा कि मेरठ छावनी के कुछ सैनिक जो थे वो बाजार में घूम रहे थे, तो वहां पर उनको ताने कसे जा रहे थे। क्या कसे जा रहे थे? ताने। यहाँ तो आप लोग वर्दी पहनकर, सूट बूट पहनकर, बंदूक लेकर घूम रहे हो, दादागिरी कर रहे हो, और वहां पर तुम्हारे सैनिकों को, 95 सैनिकों को केवल बंदूक का प्रयोग नहीं करने के कारण जेल भेज दिया। तो तुम लोगों ने क्या कर लिया? तो अभी ये जो मेरठ छावनी के जो बाकी सैनिक थे, इन सबको जोश आ गया, गुस्सा आ गया। तो ये जो मेरठ छावनी थी, यहां पर थी 20वीं एनआई, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेटिव इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना। 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थी, उसका एक सैनिक था बख्त खान। उसका एक सैनिक था बख्त खान। तो इस बख्त खान के नेतृत्व में ही अब मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्त खान के नेतृत्व में ही अब मेरठ छावनी से 10 मई 1857 को ही क्रांति का क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। 10 मई 1857 को ही क्रांति का क्या हो गया? प्रारंभ हो गया था। तो अब ये क्रांति का तात्कालिक कारण क्या बना है? ये सब क्रांति अभी 31 मई को होनी क्रांति, तो लेकिन ये एनफील्ड बंदूक के कारण देखिए समय से पूर्व हुई। कब स्टार्ट हो गई? 10 मई 1857 को। कहां से स्टार्ट हुई है भारत में? तो मेरठ छावनी से। किसने स्टार्ट की? तो 20वीं एनआई यानी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्त खान ने क्रांति प्रारंभ कर दी है। और यह तात्कालिक कारण क्या बना इसका? एनफील्ड नामक राइफल, जिस पर क्या लगा था? गाय व सुअर की चर्बी। अब क्रांति प्रारंभ होगी। तो क्रांति प्रारंभ होने के बाद अब ये भारत के संदर्भ में मैं बात कर रहा था। आप देखिएगा कि राजस्थान, हमारे राजस्थान में वापस, तो राजस्थान में क्या था इस समय? अब यह राजस्थान, मैं बात करूं आपसे राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो हुआ ऐसा था कि अभी ये 1857 का जो समय, इस समय पर अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था, उसे कहते थे गवर्नर जनरल। उसको क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो कौन होता था? गवर्नर जनरल। तो अभी ये इस समय, क्रांति के समय, भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था इस समय पर? लॉर्ड कैनिंग था। अब अभी इस लॉर्ड कैनिंग की क्या जिम्मेदारी है कि ये पूरे भारत की देखरेख करेगा, पूरे भारत पर कंट्रोल करेगा। तो ऐसे हालत में एक अकेला आदमी जो होगा वो पूरे भारत पर कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अभी इसी कारण क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल के अंडर में अलग अलग राज्यों में क्या बना रखे थे? एजीजी। क्या बना रखे थे यहां पर? एजीजी। तो ऐसे हालत में राजस्थान का जो एजीजी था क्रांति के समय, वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान का जो एजीजी था उसका क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो एजीजी जो था राजस्थान में क्रांति के समय, वो कौन हुआ करता था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ये जो एजीजी का कार्यालय होता था राजस्थान में, एजीजी का जो कार्यालय होता था राजस्थान में, वो होता था अजमेर। एजीजी का कार्यालय कहां होता था? अजमेर होता था। तो ऐसे हालत में राजस्थान का एजीजी क्रांति के समय कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजेंट टू गवर्नर जनरल। किसका एजेंट है? तो गवर्नर जनरल का एजेंट है। राजस्थान का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी ये क्या करने वाला है? ये राजस्थान की सारी सूचना इकट्ठी करके गवर्नर जनरल को भेजेगा। गवर्नर जनरल कौन है इस समय पर? लॉर्ड कैनिंग। तो इस तरह का इन्होंने सिस्टम बना रखा था। अब आप देख लीजिए कि ये पैट्रिक लॉरेंस हमारा राजस्थान, अब ये कहूं तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो इस पूरे राज्य को एक अकेला व्यक्ति बिना टेलीफोन, बिना मोबाइल के किसी भी हालत में हैंडल नहीं कर सकता। तो अभी ये जो एजीजी हुआ करते थे, ये एजीजी क्या करते थे कि अलग अलग रियासतों में एजीजी के अंडर में इन्होंने अपने अधिकारी बिठा रखे थे। इनको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते थे इनको? पॉलिटिकल एजेंट। तो आप देखिएगा क्रांति के समय ब्रिटिश सरकार ने अलग अलग रियासतों में, कहूं कि रियासतों की सूचना इकट्ठी करने के लिए, रियासतों की राजनीतिक व्यवस्था पर कंट्रोल करने के लिए, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बना रखे थे पॉलिटिकल एजेंट। और बना रखे थे पॉलिटिकल एजेंट, पीए।
तो एजीजी के अंडर में होते थे पीए, जो अलग अलग रियासतों में होते थे। कहां पर होते थे? अलग अलग रियासतों में। ये जो पीए होते थे, ये पीए कुल मिलाकर विभिन्न रियासतों में थे, किंतु क्रांति के समय कुल मिलाकर 6 महत्वपूर्ण पीए थे जो आपको बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अब ये एजीजी ने अपने अधीन अलग अलग राज्यों में क्या नियुक्त कर रखे थे? पॉलिटिकल एजेंट, पीए। इनको ब्रिटिश रेजिडेंट भी कहते थे, क्योंकि ये रियासतों में रहा करते थे। तो रियासतों में अगर मान लीजिए राजा को कोई मुसीबत है, तो राजा को कोई दिक्कत है राजनीतिक क्षेत्र में, तो वो इस पीए से बोलेगा, और ये पीए एजीजी से बोलेगा, और एजीजी किससे बोलेगा? गवर्नर जनरल से। तो गवर्नर जनरल जो होगा वो क्या करेगा? उस रियासत में शांति व्यवस्था बनाएगा। मान लीजिए ए और बी यानी कोटा और बूंदी की लड़ाई है, मान लीजिए किसी मामले में, राजनीतिक मामले में कोई पेच फंस गया, तो कोटा का राजा जो है वो कोटा के पीए से बोलेगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है, यही सूचना एजीजी तक जाएगी। पीए देगा किसको? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल को देगा, और एजीजी किसको देगा? गवर्नर जनरल को देगा। तो फिर गवर्नर जनरल जो होगा वो बूंदी और कोटा के मध्य क्या करवाएगा? किसी भी कारण से समझौता करवाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने नियंत्रण स्थापित करने की मतलब कहूं की व्यवस्था कर रखी थी। तो राजस्थान में क्रांति के समय जो थे वो 6 पीए, महत्वपूर्ण पीए कौन थे? 6 पीए राजस्थान में थे, 6 पॉलिटिकल एजेंट। अब ये कौन कौन थे? तो आप देखिएगा, एक था आपका कोटा, कोटा में था मेजर बर्टन। कोटा का पीए कौन होता था? मेजर बर्टन। कोटा का पीए होता था इस समय पर मेजर बर्टन, मेजर बर्टन। तो याद करो इसको, मेजर बर्टन को कैसे याद करेंगे हम? ध्यान दीजिएगा, कोटा का पीए कौन है? तो मेजर बर्टन। ध्यान दो, इसको आप कोटा ना पढ़ के इसको पढ़ो कोट। इसको आप क्या पढ़ेंगे? कोट। और इसको पढ़ेंगे आप मेजर बर्टन। तो मेजर का मतलब होता है बड़ा, और ये बटन लिखा है, इसको पढ़े बटन, बड़ा बटन। ध्यान दीजिए, मेजर का मतलब बड़ा और बटन का मतलब बटन। तो बड़ा बटन, बताओ बड़ा बटन कहां लगता है? कोट में लगता है। शादी के कोट पहनता है दूल्हा, उसमें लगता है बड़ा बटन। तो मेजर बटन यानी बड़ा बटन कहां लगेगा? कोट में। तो कोटा का कौन हो गया? मेजर बटन। इसके बाद आप देखिएगा जयपुर। जयपुर का कौन हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, जयपुर। जयपुर में राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो हम कहेंगे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को ईडन गार्डन। बड़े क्रिकेट स्टेडियम को हम क्या बोलेंगे? ईडन गार्डन, कलकत्ता में। तो ऐसे हालत में जयपुर में क्या है हमारा? ईडन गार्डन। तो जयपुर का जो पीए था वो कौन था? ईडन। तो जयपुर में हो जाएगा ईडन गार्डन यानी मेजर ईडन। तो जयपुर का पीए हो जाएगा आपका ईडन। इसके बाद आप देखिएगा, बात करूं मैं उदयपुर की। उदयपुर, तो उदयपुर आप जानते हैं भली बात है कि उदयपुर जो है उसको झरनों, झीलों की नगरी कहते हैं। कौन सी नगरी कहते हैं? झीलों की नगरी। और अगर मैं कहूं झीलों में ही फव्वारे निकलते हैं, शावर्स होते हैं, यानी क्या होते हैं? झरने होते हैं। तो अभी उदयपुर को झीलों की नगरी तो कहते ही है, साथ ही साथ इनको झरनों की नगरी भी कहते हैं। तो झरनों की नगरी का हो जाएगा झरना। झरनों की नगरी का कौन हो जाएगा? झरना, यानी उदयपुर। झरनों की नगरी का मतलब हो गया उदयपुर, और झरना मतलब शावर्स। बताइए, शावर्स यानी झरना, फव्वारा बोलते ही नहीं बोलते? तो झरनों की नगरी का हो गया झरना। इसके बाद आप देखिएगा, एक थे आपके जोधपुर में, जोधपुर यानी मारवाड़। जोधपुर का जो पीए था वो था मॉक मोशन। ये कौन था आपका? मॉक मोशन। जोधपुर का पीए कौन है? मॉक मेशन या मॉक मोशन। तो ऐसे हालत में याद करेंगे इसको किस प्रकार से? आप देखते हैं जोधपुर जो है वो रेगिस्तानी प्रदेश है। जोधपुर क्या है? रेगिस्तानी प्रदेश, रेगिस्तान की तरफ है। तो अगर आपसे कहें कि गर्मी के दिनों में आप रेगिस्तान की तरफ चले जाओ, रेगिस्तान में चले जाओ, तो आपको क्या हो जाएगा? गर्मी में रेगिस्तान में जाओगे, ज्यादा गर्मी में जाओगे तो क्या हो जाएगा? लूज मोशन। क्या हो जाएगा? लूज मोशन। तो जोधपुर गए तो क्या हो गया? आज से लूज मोशन छोड़िए, आज से क्या हो जाएगा? मॉक मोशन। जोधपुर गए तो क्या हो गया? मॉक मोशन हो गया। इसके बाद अभी एक पीए थे आपके भरतपुर में, एक पीए और कहां थे आपके? भरतपुर। तो भरतपुर में थे मॉरिसन। भरतपुर के पीए कौन थे? मॉरिसन। अब ये भरतपुर में चलती है ब्रज भाषा। भरतपुर में कौन सी भाषा चलती है? ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा में तोरी मोरी को, तेरी मेरी को क्या बोलते हैं? तोरी मोरी। तो ऐसे हालत में भरतपुर की भाषा ब्रज भाषा है, तोरी मोरी से मोरिसन। याद रखना, भरतपुर की भाषा तोरी मोरी, तो मोरी से मोरिसन हो जाएगा। और एक पीए आपका है सिरोही में। एक पीए कहां पर था? तो ये था सिरोही में। और सिरोही में आप देखते हैं राजस्थान के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, राजस्थान में सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत सिरोही में स्थित है। तो जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत होते हैं वहीं पर आपको बड़े बड़े होल मिलेंगे, गुफाएं मिलेंगी। तो अभी सिरोही में आपके राजस्थान के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत कहाँ है? सिरोही में। तो अभी यहीं पर मिलेंगे आपको
जबरदस्त होल, जेडी होल। जबरदस्त होल का मतलब क्या? जेडी होल। बड़े बड़े होल कहां मिलेंगे? जब बड़े बड़े पर्वत होंगे। और बड़े बड़े पर्वत कहां है राजस्थान के? तो सिरोही में। तो सिरोही में आपको क्या मिलेंगे? जबरदस्त होल, जेडी होल। तो ये 6 पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में नियुक्त थे। आप देखिएगा, भारत का प्रशासन बता रहा हूं, प्रशासनिक स्वरूप बता रहा हूं। क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल तो कौन हुआ करता था? लॉर्ड कैनिंग। अब ये जो लॉर्ड कैनिंग था, ये पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। तो ऐसे हालत में ये जो एजीजी था, ये मतलब ध्यान दीजिएगा, ये जो गवर्नर जनरल होता था, इसने क्या कर रखा था? अलग अलग राज्यों में अपने एजेंट नियुक्त कर रखे। क्या नियुक्त कर रखे थे? एजेंट। तो इसको बोलते हैं एजेंट, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। और राजस्थान का जो एजीजी था क्रांति के समय, वो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। अब ये जो पैट्रिक लॉरेंस है, इसको पूरे राजस्थान पर नियंत्रण स्थापित करना है, तो अकेला आदमी नहीं कर सकता। तो इसने क्या कर रखा था? एजीजी ने राजस्थान में क्रांति के समय विभिन्न रियासतों में ये 6 पीए नियुक्त कर रखे थे, 6 पॉलिटिकल एजेंट। अब ये पॉलिटिकल एजेंट है, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक, एजेंट का मतलब बिचौलिया। पॉलिटिकल यानी राजनीतिक मामलों में कहूं कि इधर से उधर करने वाला, राजनीतिक मामलों को इधर से उधर करने वाला जो होगा वो कौन हो जाएगा? पॉलिटिकल एजेंट। तो ये राजनीतिक मामले देखता है, राजा जो है वो आंतरिक मामले देखता है, और बाहर के सारे राजनीतिक मामले कौन देखेगा? ये पीए देखेगा। तो अब पॉलिटिकल एजेंट बना रखे थे इस पैट्रिक लॉरेंस ने अपने अंडर में विभिन्न रियासतों में, और ये 6 प्रमुख पीए थे इस समय पर। तो कोटा में था बड़ा बटन, ध्यान रखना, कोट में बड़ा बटन। कोटा को आप पढ़े कोट, और मेजर यानी बड़ा, और बटन को पढ़े बटन। तो कोट में बड़ा बटन, मेजर बटन। कोटा का कौन हो जाएगा? मेजर बटन। इसके बाद जयपुर में हमारा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो आप कह सकते हैं जयपुर में हमारा ईडन गार्डन है। जयपुर में क्या है हमारा? ईडन गार्डन। सवाई मानसिंह स्टेडियम, तो जयपुर में ईडन गार्डन है। फिर उदयपुर जो हुआ, उदयपुर को आप झीलों की नगरी कहते हैं, साथ ही साथ इसे झरनों की नगरी भी कहा जाता है। तो झरनों की नगरी का हो गया झरना। शावर्स यानी क्या होता है? झरना। तो झरनों की नगरी का कौन हो गया? शावर्स यानी झरना। फिर जोधपुर, जोधपुर रेगिस्तानी प्रदेश है, तो रेगिस्तान में अगर आपको गर्मी के दिनों में छोड़ दिया जाए तो बताइए आपको हो जाएगा लूज मोशन रेगिस्तान में। तो ऐसे हालत में आज से लूज मोशन ना होकर क्या होगा? मोक मोशन। जोधपुर गए तो क्या हो जाएगा? मोक मोशन। फिर एक भरतपुर में है मोरिसन, तो आप देखते हैं भरतपुर की भाषा ब्रज भाषा है, वहां पर चलता है तेरी मेरी को क्या बोलते हैं? तोरी मोरी। तो भरतपुर की भाषा तोरी मोरी से हो जाएगा मोरिसन, भरतपुर का हो जाएगा मोरिसन। और फिर सिरोही, सिरोही की मैं बात कर रहा हूं, सिरोही का है जेडी होल। तो आप देखते हैं राजस्थान के सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत कहां पर है? सिरोही में। तो जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे वहीं पर आपको क्या मिलेंगे? जबरदस्त होल, बड़ी बड़ी गुफाएं मिलेंगी। तो ये 6 पीए थे आपके क्रांति के समय। अब आप देखिए इन 6 पीए में से, ये जो 6 पीए थे, इनमें से एक तो कोटा का मेजर बटन और एक जोधपुर का मोक मोशन, ये 2 पीए जो थे वो मारे गए थे। इन दोनों को हम लोग मार देंगे क्रांति के समय। तो एक तो कोटा का मेजर बटन मारा गया था और एक जोधपुर का मोक मोशन, ये दोनों पीए जो थे वो यहां पर मारे गए थे। अब बात करूं, ये तो आपने मैंने बताया यहां पर प्रशासनिक स्वरूप इस टाइप का था। इसके अलावा भी ब्रिटिश सरकार जो थी उसने राजस्थान में नियंत्रण स्थापित करने के लिए विभिन्न स्थानों पर 6 छावनियां बना रखी। क्या बना रखी थी? 6 छावनियां बना रखी थी। चलिएगा, ये तो मैंने बात की आपसे राजस्थान के विभिन्न पीए वगैरह की। अब देखिएगा, राजस्थान में इस समय पर ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान को नियंत्रण में रखने के लिए आप 6 सैनिक छावनियां बना रखी थी। कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां इन्होंने यहां पर बना रखी थी। क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सरकार ने 6 सैनिक छावनियां बना रखी थी। अब ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? तो आप देखिएगा, एक गाइड में मैंने ट्रिक पढ़ी है, बहुत सरल सी ट्रिक है। क्या है ये? एनी ना ब्याह देखें, एनी ना ब्याह देखें। एक एनी नाम की लड़की, उसका क्या देखना है? ब्याह देखना है। एनी ना ब्याह देखें। तो अभी ये 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी है यहाँ पर? ए ऐसे हो जाएगा एरिनपुरा, ऐसे क्या हो जाएगा? तो एरिनपुरा। और एरिनपुरा में दिखेगा इस समय पर जो टुकड़ी थी उसका नाम था जोधपुर लीजन। आप जानते हैं ना, छावनियों में जो सैनिक होते हैं उनके नाम होते हैं, उनको टुकड़ियों में तो अलग अलग टुकड़े उसके नाम से जाना जाता है। तो जो एरिनपुरा में सैनिक टुकड़ी थी उसका क्या नाम था? जोधपुर लीजन। फिर ये जो नी है, ये नीमच, नी से क्या है? नीमच। ध्यान देना, नीमच वर्तमान मध्य प्रदेश में पड़ता है, किंतु इस समय पर रियासत काल में नीमच जो था वो मेवाड़ रियासत का भाग था, मेवाड़ में पड़ता था। तो ये जो नीमच है ये मूल रूप से पड़ता है मालवा पर।
मालवा वाला जो स्थान है उस पर पड़ता है। और ये राता किसके अंदर में था, तो मेवाड़ के अंदर में। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर जो टुकड़ी थी उसका नाम था मेवाड़ मालवा रेजिमेंट। मेवाड़ मालवा रेजिमेंट, यहाँ पर जो टुकड़ी हुआ करती उसका नाम था मेवाड़ मालवा रेजिमेंट, मालवा मेवाड़ रेजिमेंट या मेवाड़ मालवा रेजिमेंट। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है ना, तो ना से हो जाएगा नसीराबाद। ना से क्या हो जाएगा, नसीराबाद। नसीराबाद जो छावनी थी, यहाँ पर जो टुकड़ी थी उसका नाम हुआ करता था 15वीं एनआई, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। सामान्य भाषा में कहूं तो नसीराबाद छावनी में 3 टुकड़ियां थी, 15वीं एनआई, 30वीं एनआई और पहली बंबई लोन्सर। लेकिन जिसने विद्रोह किया था वो कौन सी थी, तो 15वीं एनआई, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। उसके बाद यहां पर लिखा है ब्या, तो ब्या से हो जाएगा ब्यावर। ब्या से क्या हो जाएगा, ब्यावर। और ब्यावर जो थी वहां पर थी मेर जाति पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने यहां पर बनाई थी मेरवाड़ा बटालियन। यहां पर कौन सी टुकड़ी थी, तो यहां पर थी मेरवाड़ा बटालियन। मैं एरनपुरा में ब्यावर में कौन सी टुकड़ी थी, मेरवाड़ा बटालियन। फिर दे से हो जाएगा देवली। देवली वर्तमान टोंक में पड़ता है, लेकिन ये इस समय पर कोटा रियासत के अंडर में था। देवली कोटा बूंदी पर नियंत्रण करने के लिए देवली में बनाई गई थी छावनी। तो ये जो देवली था ये कोटा के अंडर में था। तो यहाँ पर जो टुकड़ी थी वो हुआ करती थी कोटा रेजिमेंट। देवली में जो सैनिक टुकड़ी थी उसका क्या नाम था, कोटा रेजिमेंट। इसके बाद यहाँ पर आ रहा है खे, तो खे से हो जाएगा खेरवाड़ा। खे से क्या हो जाएगा, खेरवाड़ा। तो ये जो खेरवाड़ा छावनी थी, इस खेरवाड़ा जो है ये उदयपुर में पड़ता है। और यहाँ पर जो थी अभी ना उदयपुर मेवाड़, उदयपुर का मतलब क्या है, मेवाड़। और उदयपुर में भीलों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर। तो ये 6 सैनिक छावनियां राजस्थान में इस समय पर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए स्थापित कर रखी थी। अब आप देखिएगा इन 6 सैनिक छावनियों में से, इन 6 सैनिक छावनियों में से एक तो ब्यावर छावनी, एक तो ब्यावर छावनी और एक खेरवाड़ा छावनी में क्रांति नहीं हुई थी। बाकी ये 4 जो छावनियां, अन्य छावनियां यहाँ पर क्रांति हुई थी। और आप देखिएगा ये जो 6 सैनिक छावनियां हैं, इन 6 सैनिक छावनियों के बारे में आपकी 10th क्लास की बुक में क्या लिखा है, वहां पर लिखा है कि इन 6 सैनिक छावनियों में कुल मिलाकर 5000 भारतीय सैनिक थे। यहां पर कुल मिलाकर कितने सैनिक थे, तो 5000 भारतीय सैनिक। इन 6 सैनिक छावनियों में कुल मिलाकर 5000 भारतीय सैनिक थे और इनमें एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। कुल मिलाकर इन 6 सैनिक छावनियों में थे 5000 भारतीय सैनिक, इनमें एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 30 अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे। इन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, इनको कंट्रोल में रखने के लिए, अपने अंडर में रखने के लिए कितने अंग्रेज अधिकारी थे, तो 30 अंग्रेज अधिकारी थे। एक भी भारतीय, एक भी अंग्रेज सैनिक यहाँ पर नहीं था। इन 6 सैनिक छावनियों में कुल मिलाकर 5000 भारतीय सैनिक थे। और इन 6 सैनिक छावनियों में से एक तो आप देख लीजिए मेरवाड़ा बटालियन जो कहां पर है, ब्यावर में, और एक मेवाड़ भील कोर जो कहां पर है, खेरवाड़ा। तो इन 2 छावनियों में क्रांति नहीं हुई थी, बाकी अन्य जो सैनिक छावनियां थी वहां पर क्रांति हुई थी। अब आप देखिएगा ये तो बात होगी यहाँ पर राजस्थान के प्रशासनिक स्वरूप की। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, सारी घटना सारे रिपीट करा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको 1857 की क्रांति। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति, आप देखिए कैसे स्वरूप बना इसका। ध्यान दीजिएगा, भारत जो है ये प्रारंभ से क्या है, राजाओं का देश है। यहाँ पर राजा राज करते आ रहे हैं। तो राजा कैसे राज करते हैं, अपनी शक्ति के बल पर, अपने जो पावरफुल राजा है वो छोटे राजा को यानी निर्बल राजा को हराकर उसके राज्य पर अधिकार कर लेता था। तो इसी क्रम में आप देखिएगा कि मैं बता रहा था आपको कि तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने अजमेर और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके मार दिया था और मोहम्मद गोरी ने अजमेर और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और उसके बाद आगे इसी मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम, अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को आगे ये दोनों क्षेत्र सौंप दिए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने 1206 में दिल्ली में गुलाम वंश, जिसको हम कहते हैं मुस्लिम सल्तनत का प्रारंभ किया था। और ये कब तक चला, तो ये चला था 1526 तक। फिर 1526 में एक घटना हुई थी जिसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो बाबर आया, कहां से आया बाबर, तो काबुल कंधार से आया। बाबर जो था उसने इब्राहिम लोदी वंश, अंतिम गुलाम वंश का अंतिम जो शासन करके गए वो कौन थे, लोदी। तो लोदी वंश के अंतिम राजा इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की क्या रख दी, नींव रख दी थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी बाबर ने।
अब बाबर के बाद हुमायूं राजा बना, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, फिर शाहजहां आया, फिर औरंगजेब आया। तो इस समय तक औरंगजेब तक मुगल साम्राज्य जो था वो ताकत से, मतलब कहूं कि पूरे पावर के साथ, पूरी शक्तिशाली ढंग से भारत पर राज कर गया। फिर औरंगजेब जो था ये मुगलों का अंतिम, मतलब कहूं कि मुगलों का मतलब अंतिम मुगल सम्राट, प्रतापी, अंतिम प्रतापी मुगल सम्राट था, अंतिम पावरफुल राजा था मुगलों का औरंगजेब। और इसके बाद अभी इसके साथ ही, औरंगजेब के साथ ही दक्षिण भारत में और मालवा में मराठा शक्ति जो थी वो पूरी तरह से पनप चुकी थी। अब ये मराठा शक्ति जो थी तो दक्षिण भारत में थी, ये उत्तर भारत की तरफ आना चाहती थी। तो उत्तर भारत में यानी हमारे राजस्थान की तरफ इनकी घुसपैठ शुरू हो गई। और घुसपैठ शुरू करते ही इन लोगों ने क्या किया, राजस्थान के शासकों और सेठ साहूकारों से क्या करते थे, खिराज वसूली करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, सरदेश मुखी, जिसको हम चौथ वसूली भी कहते हैं, करने लग गए। तो मराठाओं से राजस्थान के राजा ऑलरेडी परेशान थे। और अब ये कैसे परेशान करते थे, तो मान लीजिए ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, ए नाम का राजा बना हुआ है, उसका भाई है बी। तो ये मराठा बी के पास जाएंगे और बी से कहेंगे कि भाई तुझे राजा बनना है क्या, तो ये बोलेगा हाँ, तो हमें धन दे। तो इन्होंने पैसा दे दिया मराठाओं को, और मराठा सेना की सहायता से ए को पराजित कर देते और राजा बन जाता कौन, बी। और अब ये ए के पास भी जाएंगे और ऐसे कहेंगे कि युद्ध का हार जाना दे, तेरी वजह से हमारे इतने सारे सैनिक मरे, इतना सारा खर्चा हुआ है, तो इससे भी पैसे ले लिए और इससे भी पैसे लिए। अब थोड़े दिनों तक तो शांत रहेंगी। फिर मराठा आएंगे इस ए के पास और अब ऐसे बोलेंगे कि भाई तुझे राजा बनना है क्या, कि हाँ, तो तू पैसा दे दे। तो अब ए पैसा दे देगा मराठाओं को। अब मराठा सेना की सहायता से ए राजा बन जाएगा, बी को पराजित कर देंगे और फिर अब बी के पास जाएंगे और इससे भी हरजाना लेंगे। तो इस प्रकार अब ये मराठा तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, मराठा क्या कर रहे थे, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर राजस्थान के विभिन्न राजाओं से, शेर साहूकारों से क्या कर रहे थे, पैसा वसूल कर रहे थे, हफ्ता वसूल कर रहे थे। अब इन मराठाओं के साथ ही भारत में एक दूसरी शक्ति भी पनप चुकी थी, पावरफुल हो चुके थे अंग्रेज। तो अब मराठाओं के साथ साथ कौन है, अंग्रेज। मराठा और अंग्रेज ये दो पावर हो चुकी थी हमारे देश में बड़ी। तो एक तो मराठा थे, एक तरफ थे अंग्रेज। तो ये जो अंग्रेज थे, मराठा और अंग्रेजों की क्या होती थी, बार बार लड़ाई होती रहती थी। अभी पावर के लिए, क्षेत्र के अधिकार के लिए, पैसे के लिए, पैसा कमाने आए थे। मराठा भी पैसा निकाल रहे थे और अंग्रेज भी यहाँ पर क्या लेने आए, तो पैसा कमाने आए। तो इसी क्रम में आप देखिएगा हुआ ऐसा कि अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार जो थी, उन्होंने राजस्थान के राजाओं से संधि करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आप मराठाओं के विरुद्ध हमसे क्या कर ले, संधिया कर ले। अगर आप पर मराठाओं के आक्रमण होते तो हम आपकी सहायता करेंगे और हम पर आक्रमण होंगे तो आप हमारी सहायता करना। राजस्थान के किसी भी क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अधिकार नहीं किया था। यहां पर इन्होंने संधियों के माध्यम से रियासतों पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। इन्होंने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो ऐसे हालत में आप देखिएगा 1803 में सबसे पहले भरतपुर और करौली ने, राजस्थान के दो राजाओं ने, और भरतपुर के राजा और करौली के राजाओं ने क्या कर ली थी, अंग्रेजों से संधिया कर ली थी। इसके बाद 1817-18 में अन्य जो सभी रियासतें बची हुई उन सब ने भी क्या कर ली, संधिया कर ली थी, सिरोही को छोड़कर। सिरोही ने सबसे अंत में 1823 में संधिया कर ली। अब संधिया हो गई तो अंग्रेजों ने क्या किया, राजाओं की रियासतों में अपनी सेनाएं नियुक्त कर दी, अपने पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त कर दिए, अपने रेजिडेंट नियुक्त कर दिए। अब इन सेनाओं के बदले में इन सैनिक इसके बाद ही क्या हुआ था, क्रमशः मराठा शक्ति खत्म हो चुकी है। अब अंग्रेज ही पावरफुल हो गए थे। तो ये अंग्रेज जो थे वो राजाओं को मदद करते, सेना के बदले सेना देते और इनसे धन वसूला करते थे। इनसे क्या लेते थे, पैसे। और अब ये पैसे राजा के पास कहां से आते हैं, तो टैक्स के रूप में जनता देती है इनको। तो अब राजाओं के पास खर्चा बढ़ गया ज्यादा, तो उसने जनता पर क्या बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। तो अभी क्या, इस सहायक संधियों से कौन परेशान हुआ, देश की जनता परेशान हो रही। आगे देखिएगा इसके बाद क्या हुआ, तो आप देखिएगा कि जनता जो थी वो इन टैक्सों के माध्यम से परेशान हो रही थी। फिर 1848 का समय आया तो अंग्रेज लेकर आए थे एक नीति जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेज, राज्य हड़प नीति। तो इस नीति की 20 धाराएं थी, जिसमें 2 धाराएं प्रमुख थी, एक तो गोद निषेध प्रथा और एक कुशासन का आरोप लगाकर ये किसी भी राज्य के राजा को राज्य से हटा देते और उसका राज्य हड़प लेते थे। गोद निषेध प्रथा, यदि राजा मर रहा है और मरते समय उसके कोई जीवित संतान नहीं है तो उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला दिया जाएगा। इन सब पर साइन करवा रखे अंग्रेजों ने। कुशासन का आरोप लगाते थे, अगर कोई राजा ढंग से राज नहीं कर रहा है तो अंग्रेज कहते थे तुझे तो राज करना ही नहीं आता और उसका राज्य हड़प लेते थे। तो इस प्रकार से आप देखिएगा अंग्रेज अब किसको परेशान करने लग गए, इन राजाओं को भी। तो एक अति होगी, क्या हो गई थी, एक अति हो गई थी कि इनको मार देना ही एक जुगाड़ है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ऐसे हालत में आप देखिएगा कि एक क्रांति हुई, कई सारे कारण हो गए। फिर आपको मैं बता रहा था कि सैनिक विद्रोह भी हुआ था। सैनिक विद्रोह ही था एक तरह से कहा जाए पूरी तरह से ये। तो
सैनिकों के साथ भी भेदभाव होता था। सरकारी कर्मचारी, भारत के रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ भी अंग्रेज क्या करते थे, भेदभाव करते थे। फिर दूसरी बात, इस समय पर कई सारे बड़े बड़े कवि हुए, इन्होंने कविताएं लिखी, उन कविताओं से राष्ट्रीयता की भावना, पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना का संचार हो चुका था। तो ये सारे कारण हो गए कि अब क्रांति करनी ही पड़ेगी, इन अंग्रेजों को मार देना ही एक जुगाड़ है। तो ऐसे हालत में अब ये क्रांति करने के लिए भारतीयों ने एक तिथि निर्धारित की थी, इसका क्या नाम है, 31 मई 1857 की तिथि निर्धारित की थी प्रारंभ करने के लिए। और अभी इसका प्रचार किसके माध्यम से किया गया था, कमल और रोटी के माध्यम से पूरे भारत में इसका प्रचार किया था, इसको वायरल किया था। वीर सावरकर ने इस 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। अब आप देखिएगा, क्रांति जो थी उसका प्रचार हो गया, तिथि निर्धारित कर ली 31 में 1857 को। अब आपने इसी दौरान क्या हुआ था, इससे पहले एक घटना हो चुकी थी। क्या घटना हो चुकी थी, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में एक सैनिक था मंगल पांडे, जो 34वीं रेजिमेंट का सैनिक था। इस सैनिक ने भारतीय सैनिकों को दी जाने वाली एनफील्ड नामक बंदूक, जिसके जो कारतूस होते थे उस पर चर्बी, किसकी चर्बी, तो गाय व सुअर की चर्बी लगी होती थी। इस कारतूस को मतलब उस चर्बी का ढक्कन हटाने के लिए, उसकी टोपी हटाने के लिए, चिकना बनाने के लिए गाय व सुअर की चर्बी लगा दिया करते थे। तो इसके विरोध में मंगल पांडे ने अपने 2 अधिकारी मेजर बाग और ह्यूस्टन को मार दिया था। इसी कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया था। तो मंगल पांडे भारत में कहूं कि 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था, मंगल पांडे। अब आप ना, इसके बाद हुआ कैसा कि ये जो बात थी, फांसी दी गई, इसका प्रचार पूरे भारत में हुआ। तो मेरठ छावनी में यह आग फैली, मेरठ छावनी में ये बात पहुंची। तो मेरठ छावनी जो थी उसके लगभग 100 सैनिकों ने इस बंदूक का प्रयोग करने से मना कर दिया था। तो इनको एक तरह से कहा जाए कि आदेश नहीं माना, अवज्ञा की इन्होंने, तो इनको पकड़कर जेल में डाल दिया, जिसमें से 5 सैनिकों को तो छोड़ दिया और 95 सैनिकों को जेल में डाल दिया। अब जेल में डालने के बाद अब ये 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, यहाँ पर मेरठ छावनी में कौन सी टुकड़ी है, 20वीं एनआई। तो ये जो सैनिक थे ये मेरठ शहर में परेड कर रहे थे, मेरठ शहर में परेड कर रहे डिसिप्लिन के साथ। तो ऐसे हालत में वहां पर किसी ने ताना कस दिया कि यहाँ पर तो बड़े सूट बूट में और बड़ी बंदूक लेकर के और ऐसे मतलब जाने युद्ध लड़ने जा रहे हो, ऐसे हो रहे हो, और वहां पर आपके 95 सैनिकों को, आपके 95 भाई बंधुओं को ब्रिटिश सरकार ने बिना कारण ही क्या किया, जेल में डाल दिया। वहां तो आपकी आवाज नहीं निकल रही और यहाँ तो बड़े बड़े शोर में बोल रहे हैं आप। तो ऐसे हालत में आप देखिएगा, इस 20वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक था, इसका नाम था बख्त खान। इस बख्त खान ने समय से पूर्व ही आप देखिए मेरठ छावनी से क्रांति का क्या कर दिया था, प्रारंभ 10 मई को ही प्रारंभ कर दिया था। जबकि होनी कब थी, ये 31 मई को। तिथि क्या निर्धारित की थी, 31 मई। तो समय से पूर्व ही क्रांति प्रारंभ होगी 10 मई 1857 को। कहां से होगी, मेरठ छावनी की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक बख्त खान ने क्रांति प्रारंभ कर। अब क्रांति प्रारंभ हो गई थी, समय से पूर्व प्रारंभ हो गई थी। लेकिन अब आप देखिए, ये तो भारत के संदर्भ में मैंने बात की आपसे। अब मैं बात करूं राजस्थान, तो मैं आपको राजस्थान में लेकर आया था। अब ये ब्रिटिश सरकार जो थी उसने पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो हुआ करता था वो था लॉर्ड कैनिंग। अब ये पूरे भारत पर नियंत्रण करने का इसका काम था, लेकिन ये अकेला पूरे भारत पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। इसीलिए इसने अलग अलग राज्यों में अपने एजेंट, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल नियुक्त कर रखे थे। और राजस्थान में जो क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीसी था वो था पैट्रिक लॉरेंस। इसका कार्यालय हुआ करता था कहां पर, अजमेर। और ध्यान देना, इस कार्यालय को ये लोग ग्रीष्म काल में, कौन से काल में, ग्रीष्म काल में माउंट आबू स्थानांतरित कर देते थे। ग्रीष्म काल में कहां स्थानांतरित कर देते थे, माउंट आबू। तो इनका कार्यालय तो सामान्य भाषा में कहो तो अजमेर ही हुआ करता था, लेकिन गर्मियों में इस कार्यालय को कहां ले जाते थे, ये माउंट आबू। अब इस एजीजी का क्या काम है, पूरे राजस्थान पर नियंत्रण रखना। तो ये अकेला आदमी बिना फोन, बिना टेलीफोन, बिना संचार के साधनों के अकेला नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकता। तो इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने इस एजीजी के अंडर में, एजीजी के अधीनता में, एजीजी के अंडर में आज विभिन्न रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट पीए नियुक्त कर रखे थे। और राजस्थान में क्रांति के समय जो थे ये प्रमुख रूप से 6 पीए थे। प्रमुख पीए कितने थे, 6। तो अभी कोर्ट में बड़ा बटन, कोटा का कौन हो जाएगा, मेजर बटन। कोर्ट में बड़ा बटन, मेजर का मतलब बड़ा और बटन को पढ़े बटन, तो इसको पढ़े कोर्ट, कोर्ट में बड़ा बटन। तो कोटा का कौन हो गया, मेजर बटन। फिर कहीं जयपुर में हमारा ईडन गार्डन है, यानी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो भारत राजस्थान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, जयपुर में, सवाई मानसिंह। वो कहां पर है, जयपुर। तो आपको ईडन गार्डन यानी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर है, तो जयपुर में। फिर उदयपुर को आप झरनों की नगरी, झीलों की नगरी भी कहते हैं और झरनों की नगरी भी कहते हैं। तो झरनों की नगरी का कौन हो जाएगा, झरना यानी शावर। आपने ना अंग्रेजी में झरने को क्या बोलते हैं, शावर। जोधपुर गए तो गर्मियों के दिनों में तो क्या हो जाएगा, मॉक मोशन, लूज मोशन हो जाएगा। तो लूज मोशन छोड़िए, आज से क्या करेंगे, मॉक मोशन हो जाएगा।
भरतपुर की भाषा तोरी मोरी, तो मोरी से हो जाएगा मोरिसन। और सिरोही में राजस्थान के सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, तो जहां ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे वही क्या मिलेंगे आपको, जबरदस्त होल, जेडी होल। तो ये 6 पिए थे हमारे राजस्थान में क्रांति के समय। इसमें से एक तो कोटा का मेजर बटन और एक जोधपुर का मोक मोशन, ये 2 क्रांतिकारियों के द्वारा मारे गए थे। हम मारेंगे क्रांति करते समय आगे चलकर। तो इस प्रकार ये 6 पिए थे, इसमें से 2 मर गए, एक तो कोटा का मेजर बटन मर गया और एक जोधपुर का मोक मोशन, ये दोनों पिए मारे गए थे। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान में नियंत्रण स्थापित करने के लिए इस समय क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां बना रखी थी। याद कर लें इनको आसानी से, एनिना ब्याहा देखें, ऐसे हो जाएगा एरिनपुरा, यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था जोधपुर लीजन। नीचे हो जाएगा नीमच, वर्तमान मध्य प्रदेश में, लेकिन इस समय पर यह मेवाड़ का हिस्सा था, यहाँ पर थी मेवाड़ मालवा या मालवा मेवाड़ रेजिमेंट। नसीराबाद, ना से हो जाएगा नसीराबाद, यहाँ पर थी 15वीं एनआई, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ब्याह से हो जाएगा ब्यावर, ब्यावर में थी मेड़वाड़ा बटालियन, मेर जाति पर कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बनाई थी 1832 में। देवली, दे से हो जाएगा देवली, तो देवली जो है कोटा बूंदी पर नियंत्रण करने के लिए बनाई गई थी, तो यहाँ पर थी कोटा रेजिमेंट। और फिर खे से हो जाएगा खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में पड़ता है यानी मेवाड़, और यहाँ पर किसकी संख्या ज्यादा है, तो भीलों की संख्या ज्यादा है, तो मेवाड़ भील कोर। इस प्रकार ये 6 सैनिक छावनी थी राजस्थान में। आपके 10th क्लास की बुक में लिखा है कि इन 6 सैनिक छावनी में कुल मिलाकर कितने 5000 भारतीय सैनिक थे, इसमें एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था, और इन पर कंट्रोल करने के लिए 30 अंग्रेज अधिकारी थे। और अभी एक बात और, एक तो ब्यावर छावनी और एक खेरवाड़ा छावनी में क्रांति नहीं हुई थी, इन 4 केंद्रों पर क्रांति हुई थी। तो इस बारे में मैं बात कर रहा था आपसे राजस्थान में क्रांति का स्वरूप। आगे मैं बात करूंगा आपसे राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र, वहां पर क्रांति हुई और क्या क्या घटनाएं हुई थी उनकी मैं चर्चा करूंगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊंगा कल आकर, राजस्थान जैसे आप कहते हैं मंगल पांडे, भारत में क्रांति का पहला शहीद कौन है, तो मंगल पांडे। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे राजस्थान में क्रांति का पहला शहीद, राजस्थान में क्रांति का पहला शहीद कौन था, तो अभी ये था बीकानेर, बीकानेर का रहने वाला था अमरचंद बाठी। राजस्थान में क्रांति का पहला शहीद कौन था, तो ये था अमरचंद बाठिया। अभी ये जो अमरचंद बाठिया था, इसने ऐसा क्या अपराध कर दिया था कि ब्रिटिश सरकार ने इसको सबसे पहले फांसी पर लटकाया था। तो ये जो अमरचंद बाठिया था, इसके पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, तो ये अपना पैसा लेकर ग्वालियर चला गया। कहां चला गया था, ग्वालियर। और ग्वालियर जाकर 10th क्लास की बुक में लिखा है कि इसने रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों को अपना धन बांट दिया था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, तो इनको अब ये अमरचंद बाठिया ने अपना धन दे दिया था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने इस अमरचंद बाठिया को सबसे पहले फांसी पर लटकाया था, जो राजस्थान का था। तो राजस्थान का पहला शहीद कौन है, अमरचंद बाठिया। पूर्ण रूप से बीकानेर का था, और ये चला कहां गया था, तो ये ग्वालियर चला गया था, और ग्वालियर जाकर इसने लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों को अपना धन दिया था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने इसको फांसी पर लटकाया था। तो अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे, अमरचंद बाठिया को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मंगल पांडे। तो कहा जाता है राजस्थान का मंगल पांडे, राजस्थान का पहला शहीद। इसे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा भामाशाह। धन दे रहा है, पहले भामाशाह ने राणा प्रताप को धन दिया था, और इसके कहलाएगा दूसरा भामाशाह। और अभी इसने कहां जाकर धन दिया था, ग्वालियर, तो इसको ग्वालियर नगर सेठ के नाम से भी जाना जाता है। और यही कौन है आपका राजस्थान का पहला शहीद। क्रांति के समय राजस्थान में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था, यह अमरचंद बाठिया, जो कहां का था, मूल रूप से बीकानेर का। ग्वालियर जाकर इसने धन बांटा, तो ब्रिटिश सरकार ने इसको फांसी पर लटका दिया था। तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान का पहला शहीद। इसके बाद मैं आगे की क्लास में आपसे बात करूंगा राजस्थान में क्रांति के प्रमुख केंद्र और उसमें जुड़ी हुई प्रमुख घटनाएं जो यहाँ पर हुई थी। तो उन घटनाओं की मैं चर्चा करने वाला हूं आपसे क्रमशः आगे आने वाली क्लास। धन्यवाद।